तो हम बात करेंगे अब रिलेशन चैप्टर की। रिलेशन चैप्टर को समझने के लिए रिलेशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा एंड अनऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे लिखा है रिलेशन फर्स्ट, रिलेशन सेकेंड जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो रिलेशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, यदि हम ब्रैकेट का यूज करते हैं तो यदि हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर्ड यहाँ पे मेंशन है। सपोज यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x = 2, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x = 4, 2। ऑर्डर्ड पेयर 2, 4, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा 2, 4 या 4, 2। यहाँ पे ऑर्डर्ड मैटर नहीं करेगा, बट इन XY सिस्टम यदि हमने सपोज यदि हमें लोकेट करना है पॉइंट 2, 4, तो इट विल बी अराउंड 2, 4 विल बी अराउंड हियर एंड 4, 2 विल बी here. So in XY system ordered matter, that is 4, 2 not equal to 2, 4. फिर आगे हम देखते हैं यदि सपोज हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल सपोज x - 3, y - 5 = 3, 4। यदि ऐसा हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ये ऑर्डर्ड पेयर है इक्वल किसके, 3 और 4 के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब इस ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट इस ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो x - 3 = 4 एंड y - 5 = 4, that is x = 7 and y = 9. So in equation ordered pair doesn't matter, but in case of XY system, XY plane, ordered pair matter. Why? Because x, y is not equal to x, y, x. रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं टू सेट्स का। जैसे मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर का, 4 × 3 = 12। वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करते हैं हम। फिजिक्स में जैसे हम वेक्टर की बात करते हैं, a - b मल्टीप्लाइड बाई
C माइनस डी। इसी तरह सेट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी सेट के हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। सपोज हमने मान लिया कि एक सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 है, सिंपल से सेट हम ले रहे हैं। एक दूसरा सेट है B इक्वल टू 5, 6। तो बोलते कैसे हैं, दो सेट का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम बोलते कैसे हैं इसे, A कार्टेशियन B इक्वल टू हमने ये लिख दिया 1, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 1, 5, 3, 5, now 1, 6, 2, 6 and 3, 6। सी, ये जो नया सेट आया हुआ है इसको हम कैसे बोलेंगे, यदि हमसे पूछता है कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इनका जो प्रोडक्ट आया हुआ है ये भी क्या है, नया सेट है, ये भी नया सेट। तो इस नए सेट को क्या पढ़ेंगे हम, A कार्टेशियन B, A कार्टेशियन B। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि A क्रॉस B या A कार्टेशियन B, जैसे मैंने ये दो सेट लिया और ये नया सेट बन गया A कार्टेशियन B। यदि हमसे कोई पूछता है नाउ, यदि कोई बोले B कार्टेशियन A की अगर बात करें, B कार्टेशियन A, जो A क्रॉस B है या A कार्टेशियन B है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ब्रैकेट में एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो सेट A का होगा। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू B फॉर एवरी पेयर ऑफ A कार्टेशियन B, A कार्टेशियन B। यदि हम फिर एक A क्रॉस B या A कार्टेशियन B, इस नए सेट को हम बोलते हैं, नाम दिया गया, ठीक है। यदि हम B क्रॉस A यदि मुझे चाहिए तो जस्ट हम इसका रिवर्स कर देंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3। सी, ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि सेट A में जितने भी एलिमेंट है और सेट B में जितने भी एलिमेंट है। तो मैंने इसमें किया क्या कि मैंने सेट A के जितने एलिमेंट हैं और सेट B में जितने एलिमेंट है उनकी जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हुई, मैंने पेयर बना के एक नया सेट बना दिया, और उसी को हमने क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यानी यहाँ पर हमने 2 सेट्स लिया तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करिए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि यदि इस सेट में सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो जो नया सेट बना उसमें टोटल कितनी पेयरिंग होगी, टोटल इसमें जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और ये कैसे आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज इक्वल टू 2 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 सी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी नया सेट बनेगा दो सेट के प्रोडक्ट से, उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट के, इंडिविजुअल सेट में जितने भी एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम नए वाले सेट में नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन क्या है कि यहां से हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं है। ये भी हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। यदि हमारे पास जैसे कि दो सेट हैं, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तब तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यदि दो सेट में से कोई भी एक सेट नल हो जाए, क्या हो जाए, नल, तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है वो हम देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, क्या, ए इक्वल टू, ये नल सेट है हमारे पास, और बी क्या है हमारे पास, 2,3 है, 2,3। तो जब हम ये कार्टेशियन बी लिखेंगे, ए कार्टेशियन बी लिखेंगे, तो ये तो नल है, बी क्या है, 2,3 है, तो इसका इसके साथ पेयरिंग हो ही नहीं पाएगा, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका हम पेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो ए क्रॉस बी आएगा, ये भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो यानी इसको नल सेट यानी 5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यदि ये बोल सकते हैं, यदि कोई ये बोलता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, then either A इक्वल टू 5, कोई एक भी नल सेट होगा तब भी A क्रॉस B क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, B होगा तब भी क्या होगा, ये नल सेट हो जाएगा, या दोनों हो जाए, B इक्वल टू A इक्वल टू 5, दोनों क्या हो गए, नल सेट हो गए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि यदि हमारे पास कोई भी एक सेट क्या है, नल सेट है, या दूसरा भी सेट नल सेट है, एक भी सेट यदि नल सेट हो गया तो जो एक कार्टेशियन भी प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, नल सेट होएगा, दैट इज क्या बोलते हैं, 5, और इसका सिंबल ये है। तो हमने अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, उसके बाद फिर हमने नल सेट होगा तो फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हमने बात किया। अब हम आते हैं रिलेशन पे, अब हम बात करेंगे रिलेशन। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। हमें तो ये पता चल गया कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, जैसे रिलेशन क्या होता है, मैं बोला हूं मेरा और आपका क्या है, रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का। इसी तरह मैथ्स में दो नंबर के बीच हो सकता है रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच हो सकता है, और एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच हो सकता है। सपोज हमने दो सेट लिया, यदि हमारे पास दो सेट है, सपोज एक सेट ये है, एक सेट ये है, 1 5 6, और यदि कोई बोलता है कि रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी,
अच्छा, जिस तरह रिलेशन सेट ए से बी की तरफ डिफाइन है, उसी तरह रिवर्स भी हो सकता है, यानी बी से ए भी हो सकता है। सपोज इसको हमने डब्ल्यू बोल दिया और इसको हमने आर बोल दिया। जनरली जो सेट को रिप्रेजेंट करते हुए कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अच्छा, अब यदि कोई रिलेशन है सेट, कोई रिलेशन है सेट ए से बी में डिफाइन है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो हमने लिख दिया कि एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट आर, कैपिटल आर इज द रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इन रिवर्स वे। W is a relation such that it is defined from relation B to A. See, अच्छा, अब ये तो रिलेशन हो गया, लेकिन अब कैसा रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा मैथ्स में, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसा रिलेशन होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू A कॉमा B such that A belong to A, B belong to capital B and B equal to x plus 4 and B equal to A plus 4। यानी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए कॉमा बी का ऐसा पेयर होगा सच दैट ए बिलोंग टू ए, यानी ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी किससे बिलोंग करेगा, सेट कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। अच्छा, तो अब ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, और बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए प्लस 4, यानी हम ए की वैल्यू मैंने क्या रखा, सपोज 1 रखा, तो 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यदि ए की वैल्यू हमने 2 रखा तो बी की वैल्यू क्या हो गई 6, और यदि हम 3 रखते हैं ए की वैल्यू, तब भी क्या आ गई 7। तो कहने का मतलब जो रिलेशन आर है, ये इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे इसकी मैपिंग हुई है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या कि वन इज रिलेटेड विथ 5 या और 1 इज रिलेटेड विथ 5, इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इससे रिलेटेड है 6 से, कैसा रिलेशन है R, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज रिलेटेड विथ 6 और 2 रिलेटेड 6। सेम इसी तरह 3 के लिए 3 इज रिलेटेड विथ 7 और 3 रिलेटेड 7। सी, मैंने रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी। कैसा रिलेशन डिफाइन किया है, ऐसा कि बी क्या होना चाहिए ए प्लस 4, यानी हमने ए कोई नंबर लिया उसमें 4 जोड़ा तो हमें बी मिला, और बी बिलोंग्स टू सेट बी। सी, तो ओवरऑल यहाँ पे जो ये मैपिंग क्या बोलते हैं, ये जो ओवरऑल जो रिलेशन बताता क्या है, रिलेशन यहाँ पे ये बता रहा है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है,
मैप हो रहा है। यानी हमें ओवरऑल जो कंक्लूजन ये है कि रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के साथ सेट मैपिंग बता रहा है किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ। यानी ओवरऑल कर सकते हैं कि रिलेशन इज अ मैपिंग, रिलेशन शोज मैपिंग, रिलेशन शोज मैपिंग, मैपिंग between element of set A to element of set B। ये है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और ये ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक खास रिश्ता होता है। यानी रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम देखेंगे कैसा रिश्ता होता है, खास कुछ स्पेसिफिक रिश्ता होता है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो आर है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन सी। कभी भी जो भी रिलेशन यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यदि कोई रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा, रोस्टर फॉर्म जैसे मैंने जो पेयरिंग बनाई थी r इक्वल टू 1 किससे मैप है, 5 से, 1,5 2,6 3,7। As we know that we can represent a relation by 3 methods. That is, first one is set builder form, second one is roster form, and third one is visual form. तो सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से तो पूरा क्लियर हो रहा है ना कि 1 5 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, 3 7 से रिलेटेड, और यहाँ पे सेट वेरिएबल के बीच में यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं यदि कोई मुझसे रिलेशन पूछेगा तो। अब हम आगे मूव करते हैं कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में खास रिश्ता होता है, देखते हैं वो क्या होता है। सेम मैं वही रिलेशन यहाँ पे ले रहा हूँ, आर इक्वल टू, जैसे मैंने मैपिंग कर दी सेम रिलेशन ले रहा हूँ, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी, एंड बी इक्वल टू ए प्लस 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ सेट ए और सेट बी का। ये हो गया, ये कितना, 1 2 3 और ये 5 6 7। यहाँ पे यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1,5 और 2,6 3,7, ये हमारा रिलेशन है। और यदि ये एक इन 2 सेट है हमारे पास, हम इनका क्या लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1,5 1,6 1,7
1,7 2,5 2,5 2,6 2,7 3,5 3,6 3,7। मैंने क्या बोला कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक खास रिश्ता है। जैसे अच्छा, जो ये रिलेशन है 1,5 2,6 3,7, ये कहीं न कहीं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सबसेट है। ये क्या है, इसका सबसेट है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, यदि हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल फ्रॉम सेट ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें जितने पॉसिबल सबसेट होंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो सपोज कि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और इसमें भी कितने हैं, 3 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि कहां से, जो ए से बी के बीच में क्या है, डिफाइन है, जो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या हो जाएगा, सबसेट कैसे निकालते हैं, हमने पहले पढ़ चुका रखा कि 3 इंटू 3 और 2, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके उसको 2 के पावर क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, यानी 2 के पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, यानी टोटल यदि 3 एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट इसमें है, तो जनरल हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर 9 टोटल रिलेशन पॉसिबल है। उसमें से एक रिलेशन ये है, इतने रिलेशन पॉसिबल है 2 के पावर 9। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 2 के पावर 9 है, और उसमें से एक रिलेशन क्या है, r इक्वल टू 1,5 2,6 3,7, और ये जो रिलेशन है इसमें क्या है, प्रेजेंट है 1,5 2,6 3,7, ये क्या इसमें प्रेजेंट है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं टर्म रिलेटेड विद रिलेशन। टर्म रिलेटेड विद रिलेशन देख लेते हैं क्या क्या टर्म यूज होते हैं रिलेशन में। जनरली इन जनरल हम ऐसा बोलते हैं कि 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है, और जस्ट रिवर्स यदि बात करेंगे तो 5 का प्री इमेज बोल देते हैं 1, 6 का प्री इमेज 2, 7 का प्री इमेज 3। तो अच्छा, एक टर्म आता है डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन ऑफ, सपोज कोई रिलेशन फ्रॉम द डिफाइन सेट ए टू बी, तो ऐसे इसको जनरली डिनोट करते हैं कैसे, ये डोमेन हो गया इसका रिलेशन आर का। जो डोमेन होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। तो क्या क्या इसमें प्री इमेजेस है, 1, 2, 3, इसको क्या बोल देंगे, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। इसी तरह एक टर्म आता है रेंज। सपोज इसको R1 बोलो, यहाँ पे ए रिलेशन R1 है, R1
तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा? 5 6 7, 5 6 7। तो क्या बोल देंगे? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। और ये एक टर्म होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, जो सेट बी होता है वही कोडोमेन के बराबर होता है। सेट बी के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सेट बी इक्वल टू कोडोमेन। सपोज यहां पे यदि कोई और रहता एलिमेंट, मान लीजिए 8 रहता है ना, और एक जस्ट इसको हल्का सा रफ करके ऐसे कर दे रहे हैं, या एक 9 भी रहता, ठीक है। यदि ऐसे रहता तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाता? 5 6। तो कोडोमेन क्या हो जाता है यहाँ पे? कोडोमेन क्या हो जाता है यहाँ पे? ये कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये हो जाता 5 6 7 8 9। अच्छा, कोडोमेन और यहाँ पे हम रेंज, इसको क्या बोलते हैं? ये रेंज है, रेंज। कोडोमेन और रेंज को देख के हम ये बोल सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। या इक्वल होगा या तो क्या होगा? कोडोमेन के बराबर होगा। मेरे हिसाब से जितनी बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।